नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 13। ये पुरानी बुक में थी चैप्टर नंबर 13 जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है, न्यू बुक जो आई है एनसीईआरटी, उसमें ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली मैग्नेट्स क्या होते हैं, फिर मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में है क्या, फिर किस तरह से राइट हैंड थंब रूल होती है, स्ट्रेट वायर में किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट होती है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर को फर्दर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो डोमेस्टिक सर्किट्स होती है, एसी डीसी, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ओवरलोडिंग, वो हम चैप्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे इस वीडियो के। और जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है हर टाइप के, वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसमें एक टॉपिक था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से मेनली इलेक्ट्रिक करंट से तीन चीजें होती है, तीन इफेक्ट्स होती है। ठीक है, एक तो हम लोग ने फर्स्ट पढ़ चुके थे कि हीटिंग इफेक्ट है ना। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो क्या होगा, हीट अप होने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग बहुत टाइम तक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो हीट अप होने लगता है ना। जिसमें आयरन गीजर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो ये प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि होता है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ये तो जरूर पढ़ा होगा आपने। दूसरी इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की। और तीसरी जो होती है इफेक्ट, वो होती है मेनली मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें बेसिक मैग्नेट्स के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि बेसिकली मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है या वो ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को, स्पेशली आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को मैग्नेट, ऑब्वियसली आपने बहुत सारे यूजेस तो होते ही हैं मैग्नेट्स के, बहुत आपने खेला भी होगा बचपन में। मैग्नेट्स के बहुत यूजेस हैं और टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन दो टाइप्स होती है, एक होती है टेम्पोररी टेम्पोररी मैग्नेट होती है और दूसरी होती है परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो टेम्पररी मैग्नेट्स वो होती हैं जो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। फॉर एग्जांपल सॉलिनॉइड। ठीक है, तो सॉलिनॉइड क्या होता है, वो हम लोग सॉलिनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक टाइप ऑफ सॉलिनॉइड ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या है, वो एक टेम्पररी मैग्नेट है। ठीक है, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएगी। तो वैसे को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स तो बहुत सारे होते हैं जो कि मेनली उसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं है, वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा लैब्स में वगैरह में कि मेनली अलग अलग शेप्स में भी मैग्नेट होती है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं। इस ऐसे टाइप ऑफ मैग्नेट को कहा जाता है हॉर्सशू शेप मैग्नेट। ठीक है, हॉर्सशू शेप्ड, तो जो घोड़े की जो पैर होती है, ठीक है,
उसके शेप में है ये, ठीक है। घोड़े के पैर जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो हॉर्सशू शेप मैग्नेट, तो ये मेनली क्या करते हैं, जो आयरन कोबाल्ट निकल से जो सब्सटेंसेस बने हुए हैं, जैसे इस फोटो में है पिंस हुए हैं, ये अट्रैक्ट कर लेता है, तो मैग्नेट उसे ही कहते हैं। तो हॉर्सशू शेप मैग्नेट भी होते हैं। फिर कुछ बार मैग्नेट्स भी होते हैं। सबसे कॉमन तो बार मैग्नेट है, कुछ इस तरह से हॉरिजेंटल, जिसमें दो पोल्स होंगे, है ना, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स ऑब्वियसली। इस हॉर्सशू शेप मैग्नेट में भी एक पोल जो होगा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा, ठीक है। बहुत सारे मैग्नेट में लिखा होता है, और नहीं भी लिखा होता है तो बहुत सारे मैग्नेट में अगर नॉर्थ साउथ नहीं लिखा होगा तो स्पेशली बार मैग्नेट में क्या होता है, जो नॉर्थ वाला पॉइंट होता है नॉर्थ पोल, वो उस पे ऐसे डॉट दिया रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे मैग्नेट में ऐसे नॉर्थ एंड साउथ नहीं लिखा होता है, तो आपको समझ जाना, डॉट देखिएगा, अगर डॉट कहीं पर है मतलब वो नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, और नॉर्थ पोल पता चल जाएगा तो साउथ पोल ऑब्वियसली आसानी से पता चल जाएगा। तो ये बेसिक मैग्नेट है। टाइप्स क्या होते हैं, टेम्पररी, परमानेंट, और इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोग समझेंगे कि जो मैग्नेट होती है उसका हम लोग डायरेक्शन, सॉरी, उसका जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ पोल कैसे पता करेंगे। अगर एक बार मैग्नेट दे दिया गया है हमें, और उसमें कोई भी मार्किंग या नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसका जो पोल्स है वो नॉर्थ कौन सा है, ये पोल नॉर्थ है कि साउथ है, कैसे पता करेंगे। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस मैग्नेट को हम लोग एक थ्रेड के हेल्प से, वो उसे हम लोग सस्पेंड कर देंगे एयर में, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। जैसे इस सेटअप में देख सकते हैं एक स्टैंड लिया गया है, वुडन स्टैंड, ठीक है। वुडन स्टैंड लेना जरूरी है। अगर आप मेटेलिक स्टैंड लेंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा और सही तरह से फंक्शन नहीं करेगा, और हमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, ठीक है, पोल्स के डायरेक्शन पता नहीं चलेंगे। तो वुडन स्टैंड लेंगे और एक थ्रेड से हम जो बार मैग्नेट है उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, और फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। तो जो बार मैग्नेट है वो क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो पोल मैग्नेट का, वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ डायरेक्शन में है उसको हम लोग साउथ डायरेक्शन में कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग पोल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। इसीलिए जो बार मैग्नेट है उसके पोल्स भी अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन हो, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो इजीली ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी प्रैक्टिकल वाइवास में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या मे बी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। फिर जान लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ मैग्नेट। ऑब्वियसली मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होती है उसमें मैग्नेट्स का यूज होता ही है। रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, ऑडियो वीडियो कैसेट प्लेयर्स, बच्चों के खिलौनों में हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, कंप्यूटर्स, सब जगह में मैग्नेट्स का यूज होता है। इवन मेडिसिन के फील्ड में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। एमआरआई, जिसको एमआरआई स्कैन आपको पता होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, तो उसमें भी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रोबोटिक्स हो, टेक, सारे जो टेक्नोलॉजीज है उसमें मैग्नेट का यूज होता ही होता है, ठीक है। तो ये भी बेसिक चीज है। फिर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज मेनली क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, वो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और the pole of a magnet which points toward the north direction is called the north pole या north seeking pole, ठीक है। and the pole of a magnet which points towards the south direction is called the south pole और south seeking pole। और बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही होगा, दैट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या करते हैं, दो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर while unlike poles of magnet attract each other, ठीक है। मतलब कि अगर ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ पार्ट है और ये भी नॉर्थ पार्ट है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। और अगर
ऑपोजिट पोल्स है, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट है, मान लीजिए ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खींचा चले आएगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, ये तो पता ही होगा। फिर अगर एक बार मैग्नेट है, बड़ी सी बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको हम लोग काट देते हैं, लगभग ये चलिए एक ओरिजिनल बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन ये है, साउथ डायरेक्शन ये है, और इसको तीन हिस्सों में हम लोग अगर काट देंगे, तो तीन हिस्सों में काटने से क्या होगा, क्या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएगी? तो नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी रहेगी, हर पार्ट की, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों की ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी। और जो पोल्स है वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है, लॉस्ट नहीं होती है अगर हम लोग काट देते हैं तो भी, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो कम जरूर हो जाएगी। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉपर्टीज जो मैग्नेट की है वो बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो पोल्स रीजन में होगी, ठीक है। तो पोल्स रीजन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो जो पोल्स रीजन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो आर्टिक एंड अंटार्कटिक पोल्स है, वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो इक्वेटर वाले रीजन है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर होती है, वहां पर कम होती है, ठीक है। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी पोल्स रीजन में ही ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, हम लोग को उतना महसूस नहीं होता है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती है पोल मैग्नेट की। अब हम लोग कुछ मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे जो चैप्टर्स में दिए गए हैं। तो ये मैंने बता ही दिया था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हीटिंग इफेक्ट जैसे आयरन हो गया, गीजर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में जो केमिकल इफेक्ट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गए, ये सब क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग ने डिराइव भी किया था फॉर्मूला H=I²R T, ठीक है। और अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं है जितना इलेक्ट्रिसिटी वाले या लाइट वाले चैप्टर में थी, इसमें वैसा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। तो थियोरेटिकल पार्ट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। तो ये अगर ऐसे दे दिया जाए कि क्वेश्चन आया है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट शो दैट, या जस्टिफाइड, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो एक बेसिक ये एक डायग्राम सेटअप है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कैसी होती है। तो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर, और इलेक्ट्रिस वोल्टेज के लिए मेनली बैटरी होती है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, फिर वायर होती है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि एक्स और वाई के जो है वो हम लोग ने एक थिक वायर लिया है, थिक कॉपर वायर लिया गया है, ठीक है। थिक कॉपर वायर लिया गया है, और इस थिक कॉपर वायर के पैरेलल में हम लोग एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास ले चुके हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो नेडल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की जो नेडल होती है वो भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जनरली। तो उसमें ऑलरेडी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, थिक कॉपर वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। कॉपर वायर क्या है, बेसिकली बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट में रख दिए हैं, उसके जस्ट पैरेलली हम लोग ने कंपास को प्लेस कर दिया और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इससे, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा एक्स वाई से,
तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो निडल है वो उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन मतलब उसकी जो निडल है वो हिलने लगेगी लेफ्ट एंड राइट अपने, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में घूमने लगेगा। ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किस तरह घूमेगा, वो सब हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन जस्ट हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक करंट के किस तरह से मैग्नेट को इफेक्ट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे बनाती है। तो ये इसी से जस्टिफाई होता है, इसी एक्टिविटी से जस्टिफाई होता है। जन व्हेन वी आर पासिंग, वी आर मीन्स जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं थ्रू अ थिक long straight conductor that is made up of copper, ठीक है, and when a compass is placed parallelly to that thick conductor, तब जब क्या होगा, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक नेडल है, मेनली जो कंपास की नेडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, वो हिलने लगेगी। और हिलेगी कितनी, तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देंगे उतना ज्यादा वो हिलेगी, डिफ्लेक्शन होगी और फास्ट डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, और कंपास जितना नजदीक होगा इस वायर के उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे हम लोग कंपास को दूर रखेंगे इस वायर से, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और डिफ्लेक्शन जो होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद कर देंगे, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी यही शो करता है बेसिकली, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड magnetic effect. Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो लिंक टू ईच अदर है। ठीक है, लेकिन और ये कैसे हो रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तब मैग्नेटिज्म शो हो रहा है। क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, मैग्नेटिज्म से क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं? तो आंसर कुछ है कि डायरेक्टली तो हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिक एनर्जी से हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं जा सकते, उसके लिए पहले हमें मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा, मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस एक्टिविटी में शो हो रहा है। ठीक है, तो मेनली क्या है, यहाँ पर एक सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट है और साथ ही साथ में यहाँ पर कॉइल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर है और हम लोग ने एक रोटेटिंग शाफ्ट ले लिया जिसमें मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट बेसिकली वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेट जब तक नहीं करेगा, अब वो रोटेट कैसे करेगा, जब तक हम लोग मैकेनिकल एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो रोटेट नहीं करेगा, है ना। तो हमें मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। The magnetic field can convert mechanical energy to the electrical energy, but it requires a magnetic energy input. जैसे कि an example is moving a magnet through a coil of wire or moving a coil of wire over a magnet. तो दोनों किया जा सकता है, या तो मैग्नेट को मूव कराना होगा या फिर मैग्नेट के ऊपर कॉइल को मूव कराना पड़ेगा, तब जाके ही ये पॉसिबल है। और ये ही रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, यही इसी के कारण क्या होगा, विच इंड्यूसेस अ वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल। ठीक है, और इसी के कारण वोल्टेज होगा जिसमें हाई वोल्टेज होगा, जीरो से लेकर कुछ भी वोल्ट तक, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो वोल्टेज क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मेनली, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल तो है लेकिन उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी होना ज़रूरी है, या तो मैग्नेट रोटेट होना चाहिए या हिलना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल जो कॉइल है उसको हिलाना पड़ेगा, दोनों में से कोई करना पड़ेगा, फिर जाके ही पॉसिबल होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में, और ये कैसे होते हैं। ये फोटो जो है वो बहुत आपने देखा होगा बुक्स में, ये कैसे होगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं। आप घर पे एक ए4 शीट व्हाइट पेपर ले लीजिए पूरा, और नीचे एक बार मैग्नेट इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। नीचे एक बार मैग्नेट रख लीजिए और इसके नॉर्थ साउथ पोल ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, और इसके ऊपर हम लोग एक पेपर ले लेंगे, ठीक है, व्हाइट पेपर। और इसके ऊपर हम लोग इस पेपर के ऊपर आयरन फीलिंग्स जो होते हैं, ठीक है, आयरन्स का जो मेनली डस्ट होता है, आयरन डस्ट, उसको हम लोग इस पे उस व्हाइट शीट पे, व्हाइट पेपर पे डस्ट करेंगे। तो डस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको फिगर्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी को ही, ये जो लाइंस है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कहा जा रहा है, जो कि डिपिक्ट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेनली डिपिक्ट कर रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो मैग्नेट के आसपास वाले एरिया है, और स्पेशली जो पोल्स वाले रीजन है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे पोल से हम लोग दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कम होते जाएंगी, क्राउडिंग इफेक्ट जो है कम होते जाएगा, है ना, क्राउडिंग इफेक्ट कम होने लगेगा। तो बेसिकली इसी एरिया को ही, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इसीलिए वो आयरन डस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो एरिया को ही मेनली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मेनली हम लोग ये पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, ठीक है। और बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है, लेकिन बहुत उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट से दूर जाएंगे हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हेल्प लेते हैं बेसिकली, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। इट और मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम थोड़ी देर में आएंगे कि उसके पास बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, और वैसे क्वांटिटीज को मेनली वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये तो फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से एक बार मैग्नेट में टिपिकली बनती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक टिपिकल बार मैग्नेट है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये पार्ट जो है वो साउथ पोल है, ठीक है। और ये सारे जो कर्वी लाइंस हैं, जनरली ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके डायरेक्शन क्या होंगे, ये इस तरह से ही क्यों बने हुए हैं, ठीक है। तो जनरली कहा ये रूल है कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस किस तरह होगी। तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो जनरली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, ठीक है। जो आउटसाइड द मैग्नेट है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, एरो जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे। सिमिलरली इधर भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। और जो मैग्नेट के अंदर है, उसमें उसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो बेसिकली साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ठीक है, वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इनसाइड द मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है, और आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो नॉ अगर मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, तो आउटसाइड द फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेट की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉर्थ से वो साउथ डायरेक्शन में गया, और इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप बना। सिमिलरली नीचे साइड में भी ऐसे होगा, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाएगा
और अंदर में जब मैग्नेट के अंदर से जाता है तब साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आता है तो इस तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इसके डायरेक्शंस एरो देना बहुत जरूरी है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो जानना जरूरी है। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो क्लोजनेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे क्लोजेस्ट कहाँ है, तो आप देखेंगे क्राउडिंग इफेक्ट कहाँ हो रही है, तो ये पोल्स वाले रीजन में, दोनों ही पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल में क्राउडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो पोल्स एरिया है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, हाई होगी। और जो पोल से दूर है, ठीक है, जैसे कि ये वाले रीजन, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। और जो पोल्स रीजन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है। इसीलिए यहाँ पर इस फोटो में आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो आयरन डस्ट फीलिंग, जो आयरन फीलिंग्स है, आयरन डस्ट फीलिंग है, वहां पर सबसे ज्यादा क्राउडिंग इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर पोल्स रीजन में ही ये सबसे ज्यादा होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्राउडेड फील्ड लाइंस नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट शोज द स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो जैसे मैंने कन्वेंशनली बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होते हैं नॉर्थ पोल्स एंड मर्ज टू द साउथ पोल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट की बात की जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व्स ऐसे ऐसे सर्कुलर कर्व्स बनेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल टू होंगे, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह ऐसे ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, और ये कभी भी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कि क्यों नहीं करती। ठीक है, तो अगर इफ दो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पी पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे ही हमें दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता ना। और ये कैसे बन रहा है, तो ये बेसिकली एक टैंजेंट है। ठीक है, एक ये टैंजेंट है और ये एक टैंजेंट है। और आपने सर्कल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मैथ्स में कि एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट पॉसिबल है ना, एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट पॉसिबल है। तो अगर दो कर्व, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट से हमें दो दो डायरेक्शन पता चलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता ना, एक पॉइंट से दो दो डायरेक्शन। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो हमेशा ही पैरेलली जाती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो क्लोज्ड लूप में होती है। ठीक है, और आउटसाइड और इनसाइड में किस तरह से फ्लो करते हैं वो सारे बेसिकली प्रॉपर्टीज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें तीन हम लोग को पढ़ना है करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो है पहला है, पहला हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर जो है पहला है। सेकंड जो है वो क्लोज्ड लूप के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज्ड लूप के बारे में। और तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिनॉइड में। ठीक है, सॉलिनॉइड में वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सेटअप है। ये एक देख ही चुके होंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एमीटर है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक बैटरी है और स्विच है, और साथ ही साथ में एक्स वाई जो है वो बेसिकली थिक कॉपर वायर है जो कि स्ट्रेट फॉर्म में है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो स्ट्रेट में है। ठीक है, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो हमारी बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। तब हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न होता है मेनली। ठीक है, तो जब व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड इट, तो मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के ऐसे ऐसे फॉर्म में मेनली मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है जैसे मैंने बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो कैसे पता चलेगा हमें। तो उसके लिए हम लोग को जानना होगा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल जानेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो the direction of the magnetic field through a current carrying conductor depends upon the direction of flow of electric current। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जैसे कि ये स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट किधर से फ्लो हो रहा है, एक्स से वाई की तरफ में फ्लो हो रहा है, मेनली एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जो ये ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगे। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो कैसे पता चलेगा। तो वो मेनली हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल क्या है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। The direction of the magnetic field in relation to the direction of electric current through a straight conductor can be depicted by a right hand thumb rule। और यही रूल है राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो मेनली बेसिकली ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो डायरेक्शन है उस रिलेशनशिप को बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, या नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, या लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट कुछ भी तरह से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो यही राइट हैंड थंब रूल बताता है मीनिंग, और इसी को बहुत जगह में दिया होता है, बहुत अलग अलग बुक बुक में, मैक्सवेल कॉक्सक्रीव रूल। ठीक है, मैक्सवेल कॉक्सक्रीव रूल भी कुछ इसी तरह है। जैसे कि आप घरेलू अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे कि जो बॉटल होती है, ठीक है, वाटर बॉटल, उसकी जो कैप होती है, अगर हमें वाटर बॉटल की कैप को खोलना है, तो अगर हमें खोलना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्लॉक को जो इसकी ढक्कन है उसको खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो ढक्कन है वो खुल जाता है। और अगर जब बॉटल को बंद करना होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग फ्लो घुमाते हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तब जाके वो बंद होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉटल का ढक्कन खुल जाता है। सेम रूल यहाँ पर भी वही है, राइट हैंड थंब रूल भी वही बताता है। आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। तो अगर सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने राइट हैंड को ले लीजिए, और राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड रूल। अब ये नहीं कि हम लोग क्या होता है जनरली कि राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से एज्यूम करने लगते हैं या पता करने लगते हैं, वो गलत तरीका हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मतलब राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड ही यूज करना है। ठीक है, आप चाहे लेफ्टी हो या राइटी हो, तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और इसमें कुछ इस तरह से जैसे लाइक का बटन होता है उसी तरह से हम लोग अपने फिंगर को और थंब को अरेंज कर लेंगे। तो जो थंब है मेनली वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन।
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है। और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो हमें डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसी को ही राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनेंगे। और कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी, क्योंकि करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल एज्यूम कर लेंगे तो मैग्नेटिक करंट क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, इस तरह से। तो एग्जाम में दिया जा सकता है कि अगर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सिमिलरली अगर करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन बताएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, उस केस में क्लॉकवाइज होगी। और जब साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सिमिलरली आप होमवर्क कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह से होगी, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। और दूसरा एग्जांपल है, जब इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बेसिकली जो राइट हैंड थंब रूल है उससे बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और आपको राइट हैंड यूज करना है। और जो थंब है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो आप जस्ट एक पेन होल्ड कर लीजिए और उसमें जो पेन की निब होती है वो मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में है। तो कर्ल्ड फिंगर्स किस तरह होगी वो आप आसानी से कर सकते हैं। और आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये था बेसिकली राइट हैंड थंब रूल, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऑब्वियसली, एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना कम होगा उतना लेस magnetic field. Second point is that magnitude of the magnetic field produced by the electric current decreases with the increase in the distance and the vice versa. ठीक है, तो जैसे जैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के जो रेडियस है वो बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा किधर होगी, तो ये इनर रेडियस में सबसे ज्यादा होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम कहाँ होगी, जहां पर डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने लगता है, जितना हम लोग दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, the size of the concentric circles of magnetic field lines increases with the distance from the conductor, which shows the magnetic field decreases with the distance, inversely proportional है distance के साथ। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब भी वही है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। और नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो ये राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग ही पता चल देगा। ठीक है, तो यही था स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे सर्कुलर लूप में क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए current through a circular loop. In case of a circular current carrying conductor, the magnetic field is produced in the same manner as in the case of a straight current carrying conductor. इसमें भी बहुत हद तक सेम ही करंट के जो डायरेक्शन होगी वो अगेन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से प्रेडिक्ट करेंगे।
ठीक है। और वो जिस तरह से स्ट्रेट वायर के लिए था, सर्कुलर लूप के लिए भी सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर वायर है वो कैसे बना है, वो एक स्ट्रेट वायर से ही बना है। मान लीजिए ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। अब इसी को अगर हम लोग बेंड कर देंगे एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो वो था तो एक्चुअली स्ट्रेट ही वायर ना, तो उसकी भी सेम ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होगी, डायरेक्शंस होगी, वो भी सेम ही होगी स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर की। अब आप इमेज देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, तो मेनली ये एक सर्कुलर लूप है। और ये इस तरह से क्यों बना हुआ चम्मच के शेप में, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है इसमें, जिसमें रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह ये सब दिया हुआ है। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और वापस घूम के इस डायरेक्शन निकल सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे सर्कुलर लूप को एक स्ट्रेट वायर के कंसीडर करेंगे, तो ये एक पॉइंट होगा एक स्ट्रेट वायर का, और एक दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट में अगर हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, तो जैसे कि ए पॉइंट को मतलब ये ले पार्ट को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इस पे ऐसे ऐसे करके सर्कुलर लूप्स बनेंगे, है ना। इस तरह से ये सर्कुलर लूप बनते जाएंगे। सिमिलरली बी पार्ट में भी इसी तरह से, बी पार्ट में भी कुछ इसी तरह से ऐसे ऐसे सर्कुलर लूप्स ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट ए के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कर्व्ड इनवर्ड होगी, है ना। वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये आप एरो देख सकते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और अंदर में सर्कुलर लूप के अंदर में क्या हो रहा है, तो ये इनवर्ट जा रहा है। ठीक है, इस तरह से वो, तो हमें डायरेक्शन पता चल जा रहा है कि वो क्या जा रहा है, वो इनवर्ट क्या हो रहा है, एक साउथ से लेकर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जनरली इनवर्ट में, और बाहर में किस डायरेक्शन में हो रहा है वो आपको पता चल गया। सिमिलरली जब हम लोग बी वाले केस में लेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है, तब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे, तो उसमें हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होगी, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब उस केस में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल में। तो इस फिगर में सेम जैसे जिस तरह से स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए था, इसमें भी कुछ इस तरह से सेम ही फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, बस उसमें एक स्ट्रेट वायर था, लेकिन इसमें क्या हो गया, बस हम लोग सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो सेम ही होगी। बस डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे, ठीक है, अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, जैसे कि इधर में क्या हो रहा था, हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, अगर, और इसमें हम लोग नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर इसमें रिवर्स कर देंगे, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में कर देंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और सिमिलरली इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ के केस में करेंगे,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखना। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बहुत सारे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दे दी जाएगी और हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू रिमेन क्लोजर when near to the conductor, so the magnetic field would be stronger near the periphery of the loop। ठीक है, तो इसमें सबसे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो जो पेरीफेरी है, जो बाउंड्री है क्लोज लूप की, वहां पर सबसे ज्यादा हमें ऐसे ऐसे पार्ट्स में मेनली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी। The magnetic field lines would be distant from each other when we move towards the center of the current carrying loop। ठीक है, और जब हम लोग सेंटर पेरीफेरी में तो सबसे ज्यादा थी, अब जब सेंटर ऑफ द लूप में आ जाएंगे तो वो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पेरीफेरी से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। इसीलिए क्या होता है, आप देखेंगे कि एक बार मैग्नेट में पोल्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन या रिपेल होता है, और जो मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट में वहां पर बहुत अट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए वहां पर क्राउडिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, एट द सेंटर द आर्क ऑफ अ बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप देख सकते हैं जो बीच वाला आर्क है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले लेगा। ठीक है, और हमें डायरेक्शन भी पता चल सकता है कि साउथ टू नॉर्थ ऑब्वियसली इनसाइड द लूप जाता है। ठीक है, तो ये था मेनली सर्कुलर लूप के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट समड अप विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल की, जितना नंबर ऑफ ऐसे इस तरह से टर्न्स होगा, जिसमें हम लोग सोलिनॉइड में पढ़ेंगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो अगर 10 टर्न्स है और एक में 20 टर्न है, ठीक है, तो एक वायर है जिसमें 10 टर्न्स है और एक में 20 है, तो ऑब्वियसली 20 वाले टर्न्स में मैग्नेटिक जो फील्ड्स और साथ ही साथ स्ट्रेंथ होगा वो उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है कि कॉइल का रेडियस कितना है। और वो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स रिलेशन है विद द रेडियस ऑफ द कॉइल। अगर जितना बड़ा रेडियस होगा, ये एक सर्कुलर रेडियस है और एक ये है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, और इस केस में कम होगी क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, तो इनवर्स रिलेशन है। सेकंड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितना हम लोग इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर भी इंक्रीज होगा। बिकॉज करंट जो है ईच टर्न में क्या हो रहा है, वो सेम ही डायरेक्शन में होगा ना, करंट डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो एड अप होते जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, जितना ज्यादा होगा एम्पियर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो ये भी एक रीजन है। डिस्टेंस भी जैसे बताया, रेडियस क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ही बताता है। तो ये था सर्कुलर लूप के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट में हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिनॉइड में किस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ओवरलोडिंग, एसीडीसी, उसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, और इस पार्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चन है, डाउट है, और जो मैंने सवाल पूछे उसके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अनसब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।